ठीक है। चलो हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूँ। आज इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है ना। राजस्थान टेक्निकल का हेल्पर को देखते हुए सारे क्वेश्चन यहीं से पुट किए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही सारे हैं। मतलब यूथ में देखोगे तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यही दिए होंगे, ठीक है, क्योंकि कलेक्शन ही क्या है कि जो रिव्यू दिए थे बच्चे उन सबका क्वेश्चन है कैसे पूछेगा, ठीक है ना। और यूथ से कुछ क्वेश्चन उठाए गए हैं जिसको टाइप करके लिया गया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। तो राजस्थान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाते हैं, ठीक है। तो और उसके लिए क्या करना है, अब देखो लास्ट समय चल रहा है, नहीं तुम्हारी मुश्किल से मुझको लगता है कि 25-30 दिन बचे हैं। हमको लगता है अप्रैल के लास्ट में अगर हो जाएगा, एडमिट कार्ड तुम्हारे आ जाएंगे, तो तुमको 1 महीने का समय मिला है। उसके लिए तुमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और नोट्स पढ़ने, ठीक है। अब थ्योरी यानी कॉन्सेप्ट तो मतलब हल्का फुल्का बना सकते हो, मगर उसी पे रिलाई रहने का समय गया है कि उसी पे डटे रहें, उसी पे निर्भर हो रहे, ठीक है। अब नोट्स का समय है और नोट्स के लिए तुम क्या कर सकते हो, हमारे नोट्स को परचेज कर सकते हो 9616492008 पे संपर्क करके तुम नोट्स के बारे में सारी क्वेरी ले सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों ने रिव्यू अच्छा दे रहे हैं और कुछ लोगों ने एड्रेस गलत दिया था, ठीक है। तो एड्रेस मतलब इस तरीके से दिए थे कि मतलब दिखाने पे जहाँ कुरियर होता है वो बोला सर इस पर तो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो उससे फिर क्लेरिफाई करना है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, सही है ना। तो इसकी वही चीज़ है कि अगर 100 नोट्स परचेज करना है जो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होगा राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में, जो लिया है मतलब वो समझ लो फ़ायदे में चल रहा है, ठीक है। प्लस पॉइंट है उसके लिए, अगर पढ़ लेगा तब, नहीं लेकर रखने से कोई फ़ायदा नहीं, पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है, ठीक है। उससे पहले इस पर तुम क्वेरी करके क्या कैसे पेमेंट करना है, क्या कैसे करना है, कोरियर कैसे होगा, सारी जानकारी तुमको इस पर मिल जाएगी, ठीक है ना। चाहे तो व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो आज का सेशन इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और यहीं से कहा हुआ कहीं ना कहीं चिपकेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर सेशन पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बलागुण की इकाई क्या होती है। बलागुण की इकाई, बलागुण मतलब सिंपल भाषा में टॉर्क की यूनिट क्या होती है। केजी मीटर, न्यूटन सेंटीमीटर, जूल या न्यूटन पर मीटर, क्या होता है बलागुण की इकाई। देखो बलागुण बराबर क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू आर, ये पता है। ये आर क्या है, तो जो टॉर्क जनरेट होगा वो F इंटू आर होगा। यहाँ पे F क्या है हमारा, न्यूटन है, आर क्या है हमारा, सेंटीमीटर ऑप्शन में दे सकता है, मीटर दे सकता है या किलोमीटर दे दे, कुछ भी दे दे, बस याद रखना है कि बल गुणे दूरी, न्यूटन सेंटीमीटर, यहाँ पे मिलीमीटर दे दे या कोई भी दे दे, कुछ भी चीज़ दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा किसका, टॉर्क की यूनिट, याद रखना ये टॉर्क की यूनिट है। ये किसकी यूनिट है, तुम्हारी एनर्जी की यूनिट है, ऊर्जा की एनर्जी है, ठीक है। न्यूटन पर मीटर किसकी यूनिट है, न्यूटन पर मीटर। एक तरीके से F/L देखें, NI/L ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो किसी की यूनिट नहीं, एक एनर्जी की यूनिट याद रखना और एक किसकी यूनिट है, टॉर्क, इसकी यूनिट याद रखना। यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जूल गलत दिया जी, जूल तो भूले ही मत मानना, न्यूटन सेंटीमीटर। चलो एक मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या करोगे, एक मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए तुम क्या करोगे। देखो अब एक मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उच्च प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, निम्न प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा या उच्च प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। इसी में से 3 में से कोई आंसर है, ठीक है। ऑप्शन डी रहता तो और तुम लोग को दिक्कत होता, मगर इसको छोड़ो भी फिलहाल, इसी 3 में से कोई आंसर है, जल्दी लिख करना है, ठीक है। और देखो अच्छी चीज़ पढ़ रहा है तो इसको लाइक और शेयर कर दिया करो यार, ठीक है। देखो लाइक करने से तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा और लाइक मिल जाएगा तो हमारा बहुत कुछ हो जाएगा, मतलब मोटिवेशन के रूप में हमको मिल जाएगा, ठीक है। और तुम लोग के लिए तो मिल ही रहा है, ठीक है। तो आते ही लाइक कर दिया करो। एक बटन दबाने में क्या होगा जी, स्पेस पे नहीं घेरता है, घेरता है कि मेमोरी फुल हो जाएगा लाइक करने से, लाइक नहीं करेंगे सर,
हमारी आत्मसम्मान को ठेस पहुँचेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा तो लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। देखो अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम शंट का प्रयोग करते हैं, शंटिंग करते हैं। और याद रखना अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम शंटिंग का प्रयोग करते हैं। ये टेक्निकल वर्ड याद रखना, शंटिंग। शंटिंग मतलब क्या होता है? लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल, इसको याद रखना। शंटिंग में क्या होता है? लो रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं। किससे? अमीटर के पैरेलल में जोड़ते हैं लो रेसिस्टेंस को, जिससे क्या होती है? हमारी रेंज बढ़ जाती है। यानी जो पहले 2 मिली एम्पियर माप रहा था वो 6 मिली एम्पियर मापेगा। ठीक है, तो रेंज बढ़ जाती है। और देखो ये वाली जो ऑप्शन सी वाली कहानी होती है, इसको मल्टीप्लायर बोलते हैं। मल्टीप्लायर बोलते हैं। देखो मल्टीप्लायर क्या होता है? जब हाई रेसिस्टेंस को वोल्टमीटर के सीरीज में, हाई रेसिस्टेंस को वोल्टमीटर के जब सीरीज में जोड़ते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? मल्टीप्लायर करता है। और इससे क्या होता है? वोल्टमीटर का रेंज बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? निम्न प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, सही हो जाएगा। ठीक है, अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए। सही ना, याद रखना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो, शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में पावर फैक्टर का मान होता है। पावर फैक्टर का मान होता है, आपको जवाब देना है। बताइए क्या होगा? शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में पावर फैक्टर का मान, मैक्सिमम, यूनिटी, 0.8 लैगिंग या 0। देखिए ये सब चीज़ें बहुत सिंपल है। और इसको देखिए, इसको अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना तो बस आंसर रट्टा मारे होंगे या फिर समझे भी होंगे तो वो आंसर मार के मत हटिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे जाइएगा। अच्छा, शुद्ध कैपेसिटिव की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे सारी चीज़ें बता देते हैं। फिर इससे रिलेटेड सारी चीज़ें तुम कहीं पे भी पूछेगा तुम मार लोगे। शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट में हमारा क्या होता है? वैसे ऑप्शन क्या हो जाएगा? लैगिंग होगा नहीं, मैक्सिमम होगा नहीं, यूनिटी होगा नहीं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? 0 सही आंसर होगा। ऑप्शन डी 0 कैसे सही होगा? ये देखो, हमको पता है कि शुद्ध कैपेसिटिव में हमारा करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। इतनी हो गई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। यानी फाई की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। फाई मतलब फेज एंगल, फेज एंगल यानी मतलब 10 फाई। याद रखना, फेज एंगल को ही 10 फाई बोलते हैं। तुम लोग साइन फाई, कॉस फाई ये सब पढ़े होगे, मगर ये सब चीज़ें याद रखा करो। फेज एंगल यानी 10 फाई। 10 फाई का मान कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 10 फाई की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी, आ गई, यानी फेज एंगल। चलो, हमको पता है कि कैपेसिटर में देखो एक पावर होती है VI cos फाई होती है, एक रिएक्टिव पावर होती है VI sin फाई। अच्छा, V और I कुछ तो वैल्यू होगी, उससे नहीं मतलब है। ये P की बात करते हैं, रिएक्टिव पावर। P बराबर VI cos 90, ये 90 डिग्री है ना। देखो cos फाई की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। अगर यहाँ पे cos फाई रखें या फिर इसको ऐसे करते हैं VI cos 90, तो फिर उनको सर जी cos 90 की वैल्यू तो 0 आती है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 आती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? P की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, यही 0 हो जाएगा। इसको एक तरीके से और को क्या पूछ सकता है? एवरेज पावर। इसको रियल पावर बोल के कर सकता है, एक्टिव पावर बोल सकता है, एवरेज पावर भी पूछेगा तो शून्य ही होता है। अब मगर देखो यहाँ पे जो रिएक्टिव पावर है, ये रिएक्टिव पावर कभी भी शून्य नहीं होता है। देखो VI साइन 90 का मान कितना होता है? 1, यानी VI। और हमको पता है कि जो हमारा VI है ये किसका फार्मूला होता है? वोल्ट एम्पियर का फार्मूला होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अपैरेंट पावर बोलते हैं। इसको याद रखना। ठीक है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। 0 पावर खपत कराता है। ठीक है, सेम यही हमारा इंडक्टर भी होता है कि वो भी क्या होता है? 0 पावर की खपत करता है। इन दोनों ऐसे हैं जो पावर की खपत नहीं करते हैं, केवल रेसिस्टर हमारा पावर की खपत करता है। ठीक है, चलो, रिएक्टिव पावर यूनिटी होता है। रिएक्टिव पावर यूनिटी होता है। वॉट, किलोवाट,
VAR रिएक्टिव पावर यूनिट होता है। क्या होता है यूनिट? यूनिट क्या होगा? देखो यूनिट क्या होगा तुमको पता है, ठीक है? कमेंट करते रहना, ठीक है? कमेंट करते रहा करो, सही है ना? इससे देखो तुमको कॉन्फिडेंट मिलेगा, अपने आप को जज कर सकते हो क्या है, ठीक है? प्रैक्टिस सेट पेपर लगाओ, ठीक है? सेट पेपर कम से कम दिन भर में 2 लगा लो, मतलब कम से कम 150 क्वेश्चन तो देख लो, या 120 क्वेश्चन देख लो। 60 एक बार में 60 लगाओगे तब भी 120 क्वेश्चन कम से कम दिन भर में देखो, ठीक है? तो 10 दिन में कितना देख लिए? 1200 क्वेश्चन देख लिए, तो 1200 क्वेश्चन सफिशिएंट होता है। और 20 दिन में 2400 क्वेश्चन देखें, और 2400 में 35 भी नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। बस यही पढ़ना है कि बस वैल्यूएबल चीज़ देखनी है, ठीक है? कचरा नहीं देखना है, ठीक है? नोट्स भी पढ़ रहे हो तो वही टू द पॉइंट पढ़ो जो है, ठीक है ना? ऑफलाइन वाले बच्चों को नोट्स दे दिया गया है, वो सब परचेज कर लिए, तो वो सब बोलेंगे सर जी जो लाइन में लिखवाएं वो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे अच्छा लग रहा है पॉइंट में, कि वो टू द पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है? कि मतलब टू द पॉइंट पावर फैक्टर यूनिटी, इस पर लीडिंग होता है ट्रांसफार्मर में, निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन होता है। तो ये सब चीज़ जो पॉइंट में दिया है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ में बहुत लोग लिखवा देते हैं, तो पैराग्राफ में क्या होता है, पढ़ने में बोरिंग लगता है, वो छाट के क्वेश्चन पढ़ता है कि पैराग्राफ में ये होता है तो उसके नीचे अंडरलाइन करता है, या उसको मार्कर से क्या बोलते हैं उसको, हाईलाइनर से उसको हाईलाइट करता है, हाईलाइटर से, ठीक है? तो वो सब सारी चीज़ें होती है जो इसमें नहीं करना है। हर पॉइंट पढ़ो, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छाट के सिलेक्टेड चीज़ें ही लिखवाई गई, ठीक है? तो वही है कि हैंड रिटन नोट्स के लिए तुम वो व्हाट्सअप पे संपर्क कर सकते हो, नंबर भी बताएं, ठीक है? तो एक बार पढ़ के देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे रिव्यू तो अच्छा मिल ही रहा है, ठीक है? चलो अच्छा, इसकी यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हमारी यूनिट कौन सी होती है? ये वॉट दिया है, तो वॉट तो सबको पता है कि सर जी इसको एक्टिव बोलो, सर जी इसको रियल बोलो, या फिर सर इसको पी पावर बोलो। पी दिखाते हैं रिएक्टिव पावर को, ये किलोवाट लगा दीजिए सर थोड़ी कुछ बदल जाएगा, या फिर सर जी मेगावाट लगा दें तो खुद थोड़ी बदल जाएगा, या गीगावाट लगा दें तो सर खुद थोड़ी कुछ बदल जाएगा, ठीक है? अच्छा, इस वाट की बात करें तो ये होता है हमारा रिएक्टिव पावर। इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिकारी, याद रखना हिंदी में प्रतिकारी शक्ति बोलते हैं, ठीक है? प्रतिकारी शक्ति बोलते हैं। और इसी को किससे दिखाते हैं? इसको दिखाते हैं क्यू से, इसको याद रखना। ये हमारी किसकी यूनिट है? प्यारा सा छोटा सा एम्पियर की यूनिट है, करंट की, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? चलो ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलो, एक शुद्ध सेमीकंडक्टर में अशुद्ध सेमीकंडक्टर जैसे ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट, ये गलत लिखा है, देखो जी गलत क्वेश्चन क्या लिखा है। देखो, जो आदमी क्वेश्चन पहचान जाए कि सर क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है, ठीक है, समझ जाना, उसकी तैयारी अच्छी है। तुम लोग अपने पर कभी चेक करके देखना कि जो समझ गया सर ये क्वेश्चन पूरा नहीं पूछा है, अधूरा क्वेश्चन पूछा है, या फिर सर ये क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन मैच नहीं करा, तब समझ जाओ कि तुम्हारी तैयारी क्या है, एकदम बेस्ट चल रही है, ठीक है? यानी सही लाइन पे दिशा में जा रहे हो, ठीक है? टारगेट सच कियो। देखो, एक शुद्ध सेमीकंडक्टर, ये तो सही है। अशुद्ध सेमीकंडक्टर जैसे क्या होता है? ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट सेमीकंडक्टर थोड़ी होते हैं, तो एलिमेंट होते हैं ना, तो सेमीकंडक्टर नहीं लगेगा, ठीक है? एक शुद्ध सेमीकंडक्टर में अशुद्ध सेमीकंडक्टर कुछ नहीं, ठीक है? बस सिंपल क्वेश्चन ये होना चाहिए कि एक शुद्ध सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट जैसे एलिमेंट को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है? यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम में ट्राइवेलेंट मिला है। ट्राइवेलेंट यानी किसका मतलब? ट्राइवेलेंट मतलब 3 संयोजी, और ये 5 संयोजी, ठीक है? इसको मिलाने से क्या बनेगा? इसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है? रिफाइनिंग, प्रसार, मिक्सर या डोपिंग। तो सही बात है, ऑप्शन डी, डोपिंग ही कहा जाता है। डोपिंग इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? डोपिंग किया जाता है। अब वो बात की बात है, वो आगे कभी क्वेश्चन आएगा तो जिक्र किया जाएगा कि एन टाइप होता है, पी टाइप क्या होता है, या क्या होता है, ठीक है? चलो, जेनर डायोड का प्रयोग
जेनर डायोड का प्रयोग किस लिए करते हैं? जेनर डायोड का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? जेनर डायोड का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? स्थिर धारा स्थिर वोल्टेज, या स्थिर धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज, या प्रत्यावर्ती धारा स्थिर वोल्टेज? जेनर डायोड का उपयोग बहुत सिंपल भाषा में पूछा तुम लोगों से। चलो, या प्रत्यावर्ती धारा व प्रत्यावर्ती वोल्टेज। जो तैयारी अच्छे से किया होगा वो टूट पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन पे, ठीक है। और जो हल्का सा भी कन्फ्यूजन में होगा वो गलत मार देगा, ठीक है। क्योंकि भले ही माइनस मार्किंग नहीं है मगर 5 ऑप्शन है, तुम्हारे सही होने के चांसेस 25% नहीं है, तुम्हारे सही होने के चांसेस 20% है, ठीक है। ये कहानी है, सही है। चलो अब देखो जेनर डायोड की पहली कहानी देखते हैं। जेनर डायोड है क्या? जेनर डायोड के सिंबल की बात करें, कुछ इस तरीके से बना होता है। ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। ये कार्य किस में करता है? ये हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्ट किए जाते हैं, याद रखना। ये हमेशा सदैव रिवर्स बायस में ही काम करेंगे, फॉरवर्ड में काम नहीं करता है, रिवर्स में काम करेंगे। 2 क्वेश्चन बन गए। तीसरी कहानी, ये अधिकतर पैरेलल में जोड़े जाते हैं। पैरेलल में अधिकतर की बात बोल रहे हैं, करना ही ये नहीं है, पैरेलल कनेक्ट किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि इनका प्रयोग हम प्रत्यावर्ती धारा, तो चलो ठीक है, मगर कांस्टेंट वोल्टेज के लिए प्रयोग करते हैं। कांस्टेंट वोल्टेज के लिए प्रयोग करते हैं, या कहीं कहीं एज अ वोल्टेज सोर्स में इसका काम ले। वोल्टेज सोर्स का मतलब कि जैसे तुमको 0.7 वोल्ट की तुमको क्या चाहिए, करंट वोल्टेज चाहिए, तो ये तुम्हारा क्या किया, 0.7 वोल्ट का करंट क्या हुआ, ड्रॉप करा के 0.7 वोल्ट का करंट आगे दे रहा है। तो उस एलईडी के लिए ये क्या करेगा, एक करंट एक सोर्स का काम करेगा ना, तो उस सेंस में लिया जाता है, ठीक है। ये जनरेट नहीं करता है कि हम अपना खुद का बिजली बनाकर बेचेंगे, ठीक है। तो ऐसा वोल्टेज सोर्स भी कभी कभी काम करते हैं। ये स्थिर वोल्टेज पे काम करता है, रिवर्स बायस में होता है। सिंबल याद रखना, पैरेलल में करंट किया जाता है। इसकी डोपिंग क्या होती है, हाई होती है, याद रखना। डोपिंग पूछता है, डोपिंग निम्न हाई उच्च क्या होती है, या बहुत कम या बहुत उच्च, तो हाई डोपिंग होती है इसकी, ठीक है। बहुत हाई डोपिंग की जाती है इसकी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट फिक्स्ड वोल्टेज, ठीक है, इंग्लिश में बोल दी। अच्छा ये है, निम्न में से कौन सा फेज क्रम सही है जी? फेज क्रम की बात हो रही है, दिख रहा है, RYB है, BRY लिख देते हैं यहाँ पे, RYB है, यहाँ पे लिख देते हैं। पहला है RYB, दूसरा है BRY। सी दे दिए, डी देख लो। तीनों तुमको 4 ऑप्शन यहाँ पे मिल गए, कौन सा सही है? कौन सा सही है, RYB, BRY, YRB या BYR? क्या सही है, जल्दी कमेंट करा, ठीक है। और सेशन पसंद आएगा तो इसको लाइक कर देना जी, ठीक है। बस वहाँ पे क्लिक करके हट जाना, फिर इसको तब देखना मत, ठीक है ना। मोटिवेशन का काम करेगा हमारे लिए, सही है ना। और शेयर कर देना। RYB, BRY, देखो इन दोनों में क्या अंतर है? देखो RYB है, फिर क्या चलेगा, RYB चलेगा, फिर क्या चलेगा, RYB चलेगा, यही चलेगा। देखो अब यहाँ पे देखो BRY, क्या वही सीरीज मिल रहा है, या फिर मिलाएंगे तो BRY, क्या वही सीरीज मिल रहा है? यानी हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, ठीक है। क्योंकि सीरीज बार बार वही चीज़ वही सीक्वेंस में रिपीट होना चाहिए, तो हो रहा है RYB। पहले तो ये तो पक्का सही है, RYB, मगर उसी के सीरीज में ये देखें तो इसको चाहें तो BRY बार बार उठाएंगे तो बार बार उठता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है,
देखो ऑप्शन ए दिया है RYB, मगर बी भी सही, क्योंकि उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ा रहे हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, कहीं तो टूट रहा नहीं है। सीरीज वाइंडिंग में सीरीज वाइंडिंग से संबंधित निम्न से क्या सही है? सीरीज वाइंडिंग के लिए क्या सही है तुम्हारे लिए? ये होता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता, ठीक है, मंगा कर पढ़ लिए होते तो अच्छा होता। फिर कभी निकलेगी कि नहीं राजस्थान में इतना कम कंपटीशन है। ठीक है, RTI निकला होगा, ठीक है ना, RTI निकले रहा होगा तो यूपी वाले की बात कर रहे हैं, 14 स्टेट से भरे। ठीक है, समझ सकते हो कि 500 सीटें हैं। जनरल की बात करें, UR की, TSP की बात करें केवल, जो कि हम लोग के लिए है नॉन TSP। 500 सीटें हैं और करीब 17,000 फॉर्म गिरी हैं। समझ सकते हो कितना कम कंपटीशन है। 500 या 17,000 सीटें, भले ही OBC ये सब वाले उठकर उसमें फाइट करेंगे, मगर एक तरीके से कहें तो हमारे लिए इतना ही सीटें रिजर्व है। ठीक है ना, हम लोग को इतने भी फाइट कर रहे हैं। तो ये समझ सकते हो, जब 608 सीट आई थी, UP पिछल की बात कर रहे हैं, लोग ये समझो ये क्या है, जब 608 सीट आई थी तो इसमें करीब कितने फॉर्म भरे गए होंगे? 2 लाख से ऊपर फॉर्म भरे हुए होंगे। ठीक है, हम आंकड़ा बात सिंपल बता रहे हैं, 2 लाख के ऊपर फॉर्म भरे हुए होंगे। तुम्हारी 500 सीटें हैं, 17,000 बस सीटें भरी गई हैं। कितना कंपटीशन कम है। ठीक है ना, तो कंपटीशन कम है, बस ज़रूरत क्या है? पढ़ने की। देखो कंपटीशन कितना भी ईजी है, लेगा ही 500 को ही। ठीक है, यानी जो टॉप 500 रहेंगे उनको लेगा। ठीक है, हो सकता है वो टॉप 500 कितने वाले हों, 100 में से 80-85 नंबर वाले हो, तब भी तुम्हारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कंपटीशन कम है, नहीं मानते इतना कोई लाएगा, मगर मान लो किस्मत ही ख़राब रही तो क्या हो सकता है, वही 85 नंबर वाले तुम्हारे में फंस गए। ठीक है ना, तो ये सब सारी कहानी देख रहे हो, कितनी कम कंपटीशन में, बस ज़रूरत है पढ़ने की। ठीक है, सही दिशा में पढ़ने की नहीं, पढ़ने को पढ़ रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, सही दिशा में पढ़ने की। ठीक है ना, तो वो सही दिशा में पढ़ने के लिए बहुत सी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाओ, बार बार बोलते हैं प्रैक्टिस सेट लगाने का समय आ गया है। ठीक है, आया मौसम प्रैक्टिस सेट लगाने का। ठीक है, उसके बाद आया मौसम शॉर्ट नोट्स पढ़ने का, पॉइंट वाइज वाली शॉर्ट नोट्स पढ़ने का, पैराग्राफ वाले नहीं। ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ें हैं। तुम लोग बाकी समझदार हो, क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो यहाँ पर देखो सीरीज बाइंडिंग है। ठीक है, सीरीज बाइंडिंग से अधिकतर जब सेंस लेते हैं, देखो अपनी दिमाग की चीज़ बता रहे हैं, जब सीरीज बाइंडिंग से कुछ सेंस लेते हैं तो अधिकतर दिमाग में ये आता है कि सर करंट वरेंट से कुछ चक्कर है क्या, करंट से मैटर कर रहा है कुछ। ठीक है, जब दिमाग में आता है सीरीज। और पैरेलल शंटिंग की बात करते हैं तो कुछ वोल्टेज से सेंस निकल कर आता है। ठीक है, अच्छा जब जिसका सेंस निकल कर आ रहा है वही दिखते हैं ना, तो सीरीज बाइंडिंग में है तो करंट क्या हो, हाई फ्लो और रेजिस्टेंस का मान कम हो। वही जब पैरेलल वाइंडिंग की बात हो तो वोल्टेज हाई, यानी तब क्या होना चाहिए, करंट कम, करंट लो, रेजिस्टेंस हाई। ये सीरीज के लिए था। तो सीरीज का रेजिस्टेंस कम कैसे हो सकता है? सीरीज का रेजिस्टेंस कम इसी तरीके से हो सकता है कि थिक वायर का प्रयोग करो, यानी मोटा तार और कम लपेट का प्रयोग करो। सबसे सिंपल कहानी है ये। सीरीज वाइंडिंग किसकी बात हो रही है? तुम्हारे सारे इन सब मोटरों में। ठीक है, DC उसी वाले में। तो क्या होना चाहिए, थिक वायर और लेस टर्न होना चाहिए। ठीक है, मोटी तार कम लपेट। ठीक है, मोटी तार यानी क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम, लेस टर्न रहेगा यानी लंबाई कम, रेजिस्टेंस कम। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें याद रखो। ठीक है, और वही शंट वाली की बात करेगा, शंट फील्ड की बात करेगा, या सीरीज फील्ड तो पैरेलल फील्ड की बात करेगा, तो जस्ट उठ का थिन वायर, मोटन। तो ये सब सारी चीज़ें याद रखो किस सेंस में लिया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या था, सही हो जाएगा, वहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, चलो तो ये सब सारी चीज़ें बाबू पढ़ते रहो। ठीक है सारी चीज़ें ईजी, मगर जो पढ़ेगा उसके लिए ईजी है ना। ठीक है, यही चीज़ बार बार कहेंगे।
चलो अच्छा देखो, ये इनमें से किसान आंदोलन याद आ गया, ठीक है। इनमें से किसका प्रयोग सर्च लाइट तथा सिनेमा घरों के प्रोजेक्टर में किया जाता है? नियॉन लैंप, आर्क लैंप, फिलामेंट। सिनेमा प्रोजेक्टर के रूप में बात कर रहा है या सर्च लाइट? तुम लोग को सब आता है। नियॉन लैंप है, आर्क लैंप है, फिलामेंट लैंप है, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं वाला छोड़ो, इन 3 ऑप्शन में से बताओ क्या होगा, ठीक है। फिर सर जी देखिए गुस्सा आ रहा है, क्वेश्चन तो सही पूछा, ऑप्शन सही नहीं पूछा, ठीक है। आर्क लैंप तो ठीक है, मगर यहाँ पे अगर कार्बन लिख देता, कार्बन आर्क लैंप, तो मज़ा आ जाता, कार्बन आर्क लैंप, ठीक है। तो याद रखना, सिनेमा प्रोजेक्टर या सर्च लाइटों में आर्क लैंप का प्रयोग करते हैं, वो भी कार्बन के आर्क लैंप का, ठीक है। सही है, कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग करते हैं, सही है ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नियॉन लैंप क्या होता है? फिलामेंट लैंप क्या होता है? फिलामेंट लैंप को सिंपल भाषा में जीएलएस लैंप भी बोलते हैं, जिसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसकी पावर फैक्टर लगभग यूनिटी के बराबर होती है, ठीक है। कंज्यूम ज़्यादा करती है पावर, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट लगभग सारे ही करते हैं मैक्सिमम, मगर ये क्या होता है, ज़्यादा हीटिंग, यानी टंगस्टन बहुत जल्दी गर्म होता है, ठीक है। तो इसके लिए एक तरीके से बोलें मैक्सिमम हीटिंग इफेक्ट तो गलत नहीं होगा, ठीक है। नियॉन लैंप का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? टेस्टर के रूप में करते हैं, ठीक है। टेस्टर बल्ब के रूप में करते हैं नियॉन बल्ब का प्रयोग। इनमें से कोई नहीं सही था। आर्क लैंप एक कैपेसिटर विरोध करता है, किसका? हमारा तुम्हारा किसका? धारा में परिवर्तन, वोल्टेज में परिवर्तन, दोनों, या इनमें से कोई नहीं होगा? ऑप्शन डी देखो यही होगा, हाँ इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जब दोनों दे दिया तो ऑप्शन में से कोई नहीं एक जरूर रहेगा। कैपेसिटर विरोध करता है, हमारा तुम्हारा किसका? देखो यहाँ से एक फॉर्मूला याद होगा बाबा, कुछ ऐसा, dv/dt di/dt, ठीक है। यानी कैपेसिटर जो होता है हमारे चेंज इन वोल्टेज का विरोध करता है, कैपेसिटर जो होता है वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है, और वही इंडक्टर जो होता है चेंज इन करंट का विरोध करता है। याद रखना है, चेंज इन करंट का विरोध नहीं करता है, चेंज इन करंट का विरोध करता है, क्योंकि करंट का विरोध तो हमारा रेसिस्टर करता है, मगर चेंज इन करंट का विरोध हमारा इंडक्टर करता है। ये चीज़ याद रखनी, दोनों नहीं होगा, हमारा सही क्या हो जाएगा? फलाना वाला, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन, हाँ, भारत में निम्न में से किस वोल्टेज पर संचरण नहीं किया जा सकता, ट्रांसमिशन नहीं किया जा सकता? देखिए 132 kV, 220 kV दिया है, 132 kV, 220 kV, 400 kV या 11 kV। चलो, संचरण नहीं किया जा सकता, क्या दिया है? भारत में वोल्टेज पे ट्रांसमिशन नहीं कर सकते जी, कौन सा होगा? 132, 220, 400 kV या 11 kV? ABCD कौन सा सही है? देखो पहली कहानी, अधिकतर ऑप्शन में तुमको ये पूछेगा कि भारत में मैक्सिमम संचरण वोल्टेज कितनी होती है, ठीक है, जो पुरानी किताबों के हिसाब से है, अब उतना मायने नहीं रखता है, ठीक है, मगर एग्जाम्पल में मैक्सिमम वही रहेगा, तो तुमको 400 kV ही मारना है कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन इतना ही होता है, नहीं तो 765 हो गया है जी, 765 kV करते हैं, ठीक है, और आने वाले समय में 1100 कर देंगे, ठीक है। 132 kV भी करते हैं ट्रांसमिशन में, 220 kV भी करते हैं ट्रांसमिशन में, मगर ये जो देखो कहानी है, ये हमारी किसकी कहानी? डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी है,
संचरण की नहीं है, वितरण की कहानी है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण की कहानी है, संचरण की कहानी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए बी ई एफ हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, ई एफ आ जाए, एफ मारते हैं, 6 ऑप्शन लिखे। ठीक है, 11 के भी सही हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसमिशन नहीं डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, 11 के भी सही हो जाएगा। सही है, याद रखना है 11 के भी क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। संचरण लाइन में उस समय होता है जब चालक पर प्रतिबल होता है। कितना होता है, देखो पहला ऑप्शन है 30 kV पर mm, 22 kV पर mm, 6.6 kV पर mm, 11 kV पर सेंटीमीटर दिया है, mm बोल रहे हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हटाते हैं, ऑप्शन डी तो नहीं होगा। 11 kV पर mm, 22 kV पर mm, क्या होगा, चलो पहला ही ऑप्शन दिख गया तुम लोग को, स्क्रीन पे ही दिख रहा है। तो संचरण लाइन में उस समय होता है जब चालक पर प्रतिबल यानी स्ट्रेस कितना होता है, 30 kV पर mm। मगर ये जानते हो ये है क्या तुम्हारी, ये तुम्हारी है मैक्सिमम वैल्यू, इसको याद रखना मैक्सिमम वैल्यू। RMS वैल्यू की बात करेगा तो कुछ नहीं, 21.2 kV पर सेंटीमीटर। ठीक है, सही है। चलो कितना सही की हो ईमानदारी से अपना बता लेना। ठीक है, और कमेंट कर देना कितना सही है तुम्हारा। ठीक है ना, जज करने का मौका तो मिले, नहीं तो फिर सही नहीं है तो रात को नींद नहीं आएगी। नींद लेना है तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप के सामने से गुजारो, जितना क्वेश्चन देखोगे उतना क्लियर होगा। ठीक है, नोट्स पढ़ते रहो, नोट्स के लिए फिर से बता दिए। ठीक है, अच्छी चीज़ें पढ़ते रहो। 9616492008 क्वारी करो, सारी चीज़ की जानकारी इस पर मिलेगी। ठीक है, पढ़ लो तो अच्छी चीज़ पढ़ो। सही है ना, 9616492008 होता है। सही है ना, इस पर कॉल करो, सारी जानकारी मिलेगी। और लाइक कर दिया करो, हमारे मोटिवेशन का भी ध्यान रखा करो। ठीक है ना, तो तुम्हारी मोटिवेशन का ध्यान रखेंगे, जो रखते आ रहे हैं और रखते रहेंगे। ठीक है ना, तुम चाहे लोग चाहे जैसा करो। ठीक है, हमारा जो धर्म है हम करेंगे, तुम लोग का धर्म करो चाहे मत करो। ठीक है ना, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।